Hello, dear children. This is your French Revolution's subtopic, the outbreak of the revolution, part 2. Old regime in France. Regime means a government, especially an authoritarian one. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. 1789 से पहले का जो सिस्टम था, जैसा पॉलिटिकल सिस्टम था वहाँ का, जैसे इंस्टीट्यूशन थे फ्रांस के, उसको बोला जाता है ओल्ड regime. In France, old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call meetings of a state general who would then pass his proposal for new taxes. So, here monarch was not having the power of imposition of taxes in his hands. For that, he has to call the meeting. Yes, Louis XVI has to call the meeting of a state general. Then they will pass the proposal for the taxes. Then only Louis XVI can impose the taxes there. Assembly of the Estate General. Louis XVI called for an assembly of a State General on 5th May 1789. The Estate General was a political body to which the three estates sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. तो पावर से मीटिंग बुलाने की मोनार्क के हाथ में है कि कब बुलानी है. एंड यू नो व्हेन दिस लास्ट मीटिंग वाज हेल्ड, दिस लास्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 1614. यस, 1614 में लास्ट मीटिंग बुलाई गई थी और उसके बाद लुइस 16 ने ये मीटिंग बुलाई ऑन 5th May 1789 को. देन स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल is a political body to which three states and their representatives. एक ऐसी political body जहाँ पर तीनों स्टेट के लोग अपने representatives को भेजते हैं. So फर्स्ट स्टेट ने अपने 300 representatives को भेजा, सेकेंड स्टेट ने भी अपने 300 representatives को भेजा एंड थर्ड स्टेट ने अपने 600 representatives को भेजा. जहाँ पर जब ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ हॉल में इकट्ठे हुए, दे वर नॉट इवन अलाउड टू सिट, उनको बैठना भी अलाउ नहीं था. बट फिर थर्ड स्टेट जो है ये रिप्रेजेंट हो रही थी अपने प्रॉस्परस और एडुकेटेड मेंबर्स के थ्रू, यानी इनको रिप्रेजेंट करने वाले कौन लोग थे? एडुकेटेड मेंबर्स थे, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये लोग इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे. और जैसे जो दूसरे लोग थे, जैसे पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, विमेन थे, ये भी थर्ड स्टेट में इंक्लूड थे, बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द असेंबली. असेंबली में आना, जहाँ ये मीटिंग हो रही थी हॉल में आना, वहाँ पे इनको अलाउड नहीं था. किनको? पीजेंट्स को, आर्टिसंस को, वुमेन्स को अलाउड नहीं था, उनको मना किया गया था कि यहाँ नहीं होना. बट इन सब लोगों ने, पीजेंट्स वगैरह ने अपनी जो एक डिमांड थी, दे रेज देयर डिमांड, और उन्होंने एक 40,000 लेटर्स की लिस्ट बनाई थी जिसके ऊपर उन्होंने अपनी सारी डिमांड्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो है असेंबली में भेजा था. नाउ एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन थर्ड स्टेट डिमांडेड voting in a democratic way. In earlier voting system of a state general, each state had one vote. हर एक स्टेट के पास एक वोट था. बड़े क्लर्जी है, नोबिलिटी है, या हमारे कॉमन पीपल है, उन सब के पास एक एक वोट था. दिस टाइम ऑल्सो लुइस 16 वांटेड टू कंटिन्यू द सेम सिस्टम कि भाई एक एक वोट सबको दिया गया है, आप अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लो क्लर्जी क्लास कि आपको क्या चाहिए, तो आप अपना आप तीनों का एक एक वोट कंसीडर किया जाए. लेकिन ऐसा करना कहीं ना कहीं वो थर्ड स्टेट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, क्योंकि थर्ड स्टेट के लिए अगर क्योंकि टैक्स पास करना है, नेचुरल सी बात है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट मोनार्क्स के साथ मिलकर कुछ भी डिसीजन ले लेंगे तो अल्टीमेटली पे जो है थर्ड स्टेट को ही करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई लुइस 16 वांटेड टू कंटिन्यू द सेम सिस्टम, बट द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड that that the voting should be conducted by taking assembly as a whole.
they demand that each member should have one vote, but this proposal was rejected by the king. उन्होंने बोला कि हर एक स्टेट जनरल के एक एक मेंबर को एक एक वोट दिया जाए, ठीक है, एक एक मेंबर के पास एक एक वोट, ये नहीं कि आपने एक उनको कंसीडर किया तो उनका हाँ या ना में ही आएगा, तो एक की काम किया जाए, एक एक मेंबर को एक एक वोट दिया जाए, जैसे आज का प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। आज हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हर पर्सन जाता है वोट करता है, ऐसा तो नहीं ना कि एक मोहल्ले से पूछ लिया जाता है कि भैया आपको कौन राजा चाहिए, या को क्या आप इसके साथ हो या नहीं हो, आपकी येस है या नो है, क्योंकि एक मोहल्ले के अंदर रहते हुए हर पर्सन की अलग अलग फीलिंग्स हो सकती हैं, कौन किसके फेवर में है वो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, each member should have one vote, but this proposal was rejected by the king. Actually this was the idea of Rousseau, and Rousseau ने ये आइडिया अपनी बुक जो थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर दिया हुआ है। But after the rejection of this proposal, the members of third estate walked out of assembly in protest. वो गुस्सा हो गए वहाँ के लोग, and they came out of the assembly hall, और finally they started protesting. You all are well aware that what happened on 5th May 1789, when there was the rejection of the proposal of the members of third estate. They were very angry. They came out of the assembly hall and they started protesting. So finally on 20th June, the representatives of the third estate assembled in the hall of an indoor tennis court in Versailles. So where they declared themselves as National Assembly, and they also swore that they are going to draft a new constitution of France where they are going to limit the powers of the monarch. And all this scenario, there were the representatives of third estate, and they were leading by Mirabeau and Abesius. Mirabeau was born in a noble family, but he discarded his feudal privileges. Mirabeau also brought out a general and delivered very powerful speeches to the crowd to inspire them in Versailles. And inspiration उस time का main source था, and he was inspiring people by their speeches. And there was also another man called as Abesius, who was originally a priest, and he wrote a very influential pamphlet called as What is the Third Estate. So they played a very important role in spreading awareness among people. Revolt starts at the Bastille. While the National Assembly was busy at Versailles in drafting a constitution, the rest of France was in disturbance. As you know, France lies in the temperate zone और वहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है. So उस पीरियड में क्या हुआ था, there was a severe winter and due to which bad harvest took place. अब बैड हार्वेस्ट हुआ जिसके कारण से क्या हुआ, there was increase in price of bread. Bakers exploited the situation by hoarding the supplies. After spending hours in long queues at the bakeries, crowds of angry women raid the shops. At the same time, the situation goes very bad that एक तरह की ना होर्डिंग के लिए उसके लिए कि सब ग्रेन्स लेना चाहते हो उसके लिए मारा मारी शुरू हो गई थी. सो लोग एक दूसरे से आपस में लड़ रहे थे उस सिचुएशन में. और उसी पीरियड में क्या होता है कि किंग जो है लुई 16 जो है वो ऑर्डर देते हैं अपने ट्रूप्स को, यानी अपनी मिलिट्री को, कि आप लोग पेरिस में जाएं. तो वो इसी तरीके से अपनी मिलिट्री को पेरिस और वर्साइल्स में भेज देते हैं सिचुएशन को ठीक करने के लिए. तो हम कह सकते हैं कि और उसी टाइम में क्या हुआ, ऑन 14th जुलाई एन एजिटेटेड क्राउड, लोगों में इतना गुस्सा था कि दैट दे डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल. उन्होंने बेस्टाइल क्या था, एक फोर्ट था, बेस्टाइल का एक एरिया जहाँ पे बेस्टाइल का एक फोर्ट था. उस फोर्ट पे लोगों ने इतना गुस्सा दिखाया कि उस फोर्ट की एक एक ईंट निकाल दी थी और बाद में उसको बेच भी दिया था मार्केट में. फुली डिस्ट्रॉय. अगर आज आप फ्रांस जाते हो घूमने वगैरह के लिए, आप लोग देखोगे वहाँ बेस्टाइल सिर्फ एक जगह होगी
अदरवाइज वहाँ बेस्टाइल पैलेस का नामो निशान मिट गया था उस टाइम पे। बेस्ट एक्चुअली जो फ्रेंच पीपल थे वो इस बेस्टाइल फोर्ट से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, बिकॉज रीज़न वॉज कि बेस्टाइल फोर्ट शोज द डोमिनेशन पावर ऑफ द किंग। आयकर वहाँ अंदर पहले तो फोर्ट था, लेकिन अभी उसको एज अ प्रिजन यूज किया जा रहा था। तो अंदर प्रिजन में ज़्यादा लोग थे नहीं, 7 या 8 लोग थे उस टाइम पे। उन लोगों को भी वहाँ से फ्री करा दिया गया था। तो लोगों के अंदर इतना गुस्सा पैदा हो गया था। सो वी कैन से दैट देयर वाज द सिचुएशन ऑफ ग्रेट फेयर देयर। अब ग्रेट फेयर क्यों कहा गया है? Because in the countryside there was the rumor that the landlords of the manor has hired criminals or brigands to destroy the ripe crop of the peasants। अब इस वजह से लोगों के अंदर डर पैदा होगा कि कुछ लोग ब्रिगेंड्स यानी जो कुछ क्रिमिनल्स आएंगे जो मेनोर ने अपने इन्होंने मेनोर्स ने अपने लैंडलॉर्ड्स के थ्रू जो हायर करवाए हैं, ये लोग आएंगे और हमारी जितनी भी क्रॉप है ये तो ले जाएंगे सारा का सारा। अब अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने फोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया था कि ये लोग कल को हमारी क्रॉप्स लूट के लेके जाएंगे, उससे पहले क्या करते हैं हम ही जाकर इनके फोर्ट के ऊपर अटैक करते हैं। दैट्स व्हाई दे अटैक द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल एंड दे लूटेड द होर्डेड ग्रेन। दे ऑल्सो बर्न डाउन। मतलब इतना गुस्से में उन लोगों ने अपना लूट पाट शुरू कर दी। जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास मेमोरियल ड्यूज के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनके लैंड रिकॉर्ड्स थे, वो जला दिए। और मतलब इतना डर का इतना माहौल पैदा हो गया कि नोबेल्स जो थे वो अपना जिस जहाँ वो रहते थे वो छोड़ छाड़ के अपना टाउन छोड़ कर उन जो पास के कंट्रीज थे वहाँ जाकर रहने चले गए थे। Now I would like to tell you some words which was used in the last slide, that is Cheeto, brigand and manor. Cheeto means a castle or stately residence belonging to a king or nobleman। जहाँ पे भी नोबलमैन और किंग रहा करते थे, जिस कास्टल में, जिस एरिया में, जिस पैलेस में वो रहा करते थे, उसको चीटो कहा जाता था। Then brigand, a member of gang that robs people in forest and mountains। These are the criminals। आप कह सकते हो criminals थे। गैंग था जो लोग जो फॉरेस्ट और माउंटेन्स के थ्रू के रास्ते से निकलते थे उनको लूटा करते थे ये लोग, तो उनको ब्रिगेंड बोला जाता है। एंड मेनोर, एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मेंशन। तो यानी जो लॉर्ड लैंड और उनका मेंशन का स्टेट था उसको मैनहर बोला जाता था। As you know, on 20th June 1789, the representatives of Third Estate declared themselves as a national assembly, and they drafted a constitution for France, which led to various changes. So we can say that there was the end of privileges. Louis XVI recognized the National Assembly. He accepted his powers, which would be checked by a constitution. So he accepted that his power will be checked by constitution now. He they discarded this National Assembly when they was framing the constitution. In the constitution they discarded the power of absolute monarchy। जो मोनार्क को सारी की सारी पावर्स दी गई हैं उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया वहाँ पर। So on 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। So 4th August 1789 को असेंबली ने एक पास किया प्रोपोगंडा जिसमें ये था कि फ्यूडल सिस्टम को वो ख़त्म कर रहे हैं और जो ऑब्लिगेशन, जो ज़बरदस्ती टैक्स एक ही स्टेट को पे करना पड़ रहा है, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। Even the clergy was forced to give up their privileges। Clergy class was also forced to give up their privileges। Tithes tax, which was levied by the church, comprising 1/10 of the agriculture produce, tithes tax was also abolished, and the lands which was occupied by the church, that was seized by the authority। And इस सब का consequences ये निकले that government acquired asset worth at least 2 billion livers। इस सब से गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिवर्स का फायदा भी हुआ था।
In part third of the French Revolution, I am going to discuss about France becomes a constitutional monarchy. Thank you for watching.